रोज घुट घुट कर मरने से अच्छा एक बार में ही मर जाना। रवि बेटा, तुम चुप रहो। अगर तुम भी बराबर से जवाब देने लगे तो इसमें और तुम में क्या फर्क रह जाएगा। अमन से पहले ही सुरेखा जी परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करते हुए बोली। वाह मम्मी जी, पहले तो बेटे को उकसाती हो और फिर उसको समझाने का नाटक करती हो। कोमल बहू जो इतनी देर से जरा सी बात के कारण बिना वजह सास को सुनाए जा रही थी। बहू, कुछ तो शर्म करो। मैंने क्या उकसाया रवि को? तुम तो खुद उसके सामने मेरा अपमान पर अपमान किए जा रही हो। माना कि अमन की आंखों का पानी मर गया है, उसको अपनी माँ का अपमान दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन एक बेटा अपनी माँ का अपमान इस तरह से होते हुए कैसे देख सकता है। सुरेखा जी बहुत दुखी होते हुए बोली, क्योंकि वह तो अपने परिवार को हंसता खेलता देखना कभी इस तरह की कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन कुछ परिस्थितियां चुपचाप जीवन में चली आती है और यही हुआ सुरेखा जी के साथ। अपनी बुआ के कहने पर उसके दूर के रिश्तेदार की बेटी के साथ बड़े बेटे अमन की शादी कर दी। पहले तो सुरेखा जी के पति दीनदयाल जी ने मना भी किया कि यह सोच लो कि रिश्तेदारी में अमन का रिश्ता करना सही रहेगा। लेकिन सुरेखा जी ने सोचा अपनी बुआ है तो सोच समझकर रिश्ता बताया होगा। देखने सुनने में भी कोमल अच्छी लगी और उसके मायके वाले भी ठीक थे। लेकिन कोमल शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक रही, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा रंग दिखाना शुरू किया कि सुरेखा जी के लिए तो यह बहुत ही विकट स्थिति हो गई, क्योंकि उसी ने दीनदयाल जी से जिद करके कोमल को अपनी बहू बनाया था। ना वह दीनदयाल जी से अपने दिल का हाल कह पा रही थी और ना कोमल के व्यवहार को समझ पा रही थी। और इधर कोमल जब देखो तब सुरेखा जी को छोटी छोटी बातों के लिए मुंहफट जवाब दे देती। सुरेखा जी यही सोचती कि अभी बच्ची है, थोड़े दिनों में संभल जाएगी, लेकिन जिसको संभलना होगा वही तो संभलेगा। सुरेखा जी अकेले में बैठकर खूब फूट फूट कर रोती रहती कि आखिर उससे कौन सी गलती हो गई जो उसको ऐसी सजा मिली। उसने तो बस हर अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ने के बाद अपने परिवार की खुशियां ही चाही थी, लेकिन शायद भगवान को वह भी मंजूर नहीं था। सुरेखा जी अपनी बुआ से भी कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि उनको लगता कि यह सब उसकी किस्मत का ही दोष है। तभी तो दीनदयाल जी की चेतावनी के बाद भी उसकी अकल पर पत्थर पड़ गए और उसने कोमल को अपनी बहू बनाने को स्वीकार किया। छोटा बेटा रवि बाहर दूसरे शहर में नौकरी करता था, इसलिए घर कम ही आ पाता। समय के साथ उसकी भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही अच्छी, संस्कारों से परिपूर्ण, सुशील थी। पहले तो कोमल अगर अमन के सामने सुरेखा जी से कुछ कहती तो अमन कोमल को समझाता, लेकिन धीरे धीरे अमन भी कोमल के ही रंग में रंगने लगा। दीनदयाल जी यह सब देख सुनकर बहुत परेशान हो जाते। उनकी बीपी की समस्या की वजह से सुरेखा जी उनको ज़्यादा कुछ बताती भी नहीं थी कि दीनदयाल जी के पीठ पीछे तो कोमल उनसे इससे भी ज़्यादा गलत व्यवहार करती है। समय आगे बढ़ रहा था और समय के साथ साथ कोमल की बदतमीजी भी बढ़ती ही चली जा रही थी। जितना सुरेखा जी बर्दाश्त करती, कोमल उतनी ही बदतमीज होती चली जा रही थी। अब बेटे को माँ की बेइज्जती से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी कुछ ना बोलकर आंसुओं को चुपचाप पी लेती और वहाँ से हट जाती। दिवाली का त्योहार था और इस बार 2-3 साल के बाद रवि भी आया था अपनी पत्नी स्नेहा के साथ।
शाम को लगातार मेहमान मिलने के लिए आ जा रहे थे। कोमल की कुछ खास सहेलियां भी आने वाली थी, तो उसने अपने मायके से मिली कीमती क्रॉकरी सेट निकाला था। खास अपनी सहेलियों के आने पर सहेलियों के नाश्ता कर लेने के बाद क्रॉकरी सेट तो अंदर रसोई में पहुंच गया और कोमल वहीं पर सहेलियों के साथ बैठी बातचीत करती रही। सुरेखा जी ने सोचा कि इतनी महंगी क्रॉकरी है, चलो मैं ही साफ करके रख देती हूँ, वरना दाग पड़ जाएंगे। सारे बर्तन तो सुरेखा जी धो चुकी थी, सिर्फ 2 प्लेटें बची थी और पता नहीं अचानक क्या हुआ, सुरेखा जी के हाथों से वह दोनों प्लेटें छूटकर नीचे गिर पड़े। सुरेखा जी तो अंदर तक कांप गई, क्योंकि प्लेटों के टूटने की आवाज़ बाहर तक भी जरूर गई होगी। और तब तक कोमल की सहेलियां भी जा चुकी थी। कोमल बिजली की गति से दौड़ती हुई अंदर आई और उसके जो मुंह में आया वह अनाप शनाप सुरेखा जी को बोलने लगी। आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे मायके से मिली हुई किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाया करो, लेकिन इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। बस हमारी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े रहना है। पता नहीं कब पीछा छूटेगा इन लोगों से। काम धाम तो नाम भर का, और जब देखो तब नुकसान पर ही लगे रहते हैं। कभी इतना महंगा सेट देखा होता तो कद्र जानती इस चीज़ की, लेकिन इनको क्या फ़र्क पड़ता है। हराम की चीज़ थी, तोड़ डाली। अमन और रवि भी प्लेटों के टूटने की आवाज़ सुनकर अंदर आ गए थे। कोमल का यह सब बोलने का अमन के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन रवि के लिए यह सब बर्दाश्त करना असंभव ही था। इसलिए वह मम्मी का अपमान देखकर तड़प उठा और उसने कोमल को धमका दिया, इतनी परवाह है तो ले जाइए इनको अपने साथ, 2 दिनों में आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कोमल ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। भाभी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हाँ मैं ले जाऊंगी मम्मी जी और पापा जी को अपने साथ। इतनी देर से चुप बैठी स्नेहा अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली। वाह वाह, देखो तो ज़रा, आदमी तो बोल ही रहा था, अब तो मेढकी के मुंह में भी जबान आ गई लगता है। यह भी क्या जाने अमीरों के रहन सहन, यह भी आखिर आई मध्यम वर्गीय परिवार से ही है ना। कोमल बेहुदगी के साथ दोनों हाथों से ताली बजाते हुए बोली, नहीं, यह घर हम लोगों का है। हम लोग इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जब तक हमारे हाथ पैरों में ताकत है, उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि तुम्हारे पापा की दुकान अभी अच्छी खासी चल रही है और मैं भी रसोई बनाने से लाचार नहीं हूँ। हमारी दाल रोटी आराम से चल जाएगी। तुम लोगों के आगे हाथ फैलाने की बिल्कुल भी नौबत नहीं आएगी। और कोमल, रही घर छोड़ने की बात, तो अब तक मैंने तुम्हारी बहुत बदतमीजी को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। यह घर छोड़कर तुम और अमन जाओगे, क्योंकि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। जब धागे का गुच्छा बहुत ज़्यादा उलझ जाए और सुलझाया भी ना जा सके, तो उसको तोड़कर फेंक देना ही बेहतर है। बहू, तुम्हारे साथ रहकर इस तरह रोज रोज मरने से बेहतर है एक बार में ही मर जाना। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सुरेखा जी की तड़पती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। सब कुछ घुटकर बर्दाश्त कर लेने वाली सुरेखा जी के अंदर आज की परिस्थिति को देखकर पता नहीं इतना बोलने की ताकत कहाँ से आ गई थी। शायद परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ही विकट नज़र आ रही थी, इसलिए और बर्दाश्त करना शायद असंभव सा हो गया था। मम्मी, होश में भी हो कि आप क्या कह रही हो? हम लोग आखिर
क्यों यह घर छोड़कर जाएं? अब जाकर अमन के बोल फूटे जब उसको घर से निकाला जा रहा था। कम से कम बोले तो तुम, वरना तो लग रहा था कि तुम्हारे मुंह में जुबान ही नहीं बची। लेकिन शायद मैं अभी तक बेहोश थी, अब जाकर मुझको होश आया है। तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर समेट लो और अपना नया घर ढूंढो। बस 2-3 दिन की मोहलत तुमको देती हूँ। अब तो कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर इतना अच्छा घर कहाँ मिलेगा। अब तो कोमल ने भी रो रो कर अनुनय विनय करनी शुरू कर दी। लेकिन अब तो सुरेखा जी चिकना घड़ा बन चुकी थी। उसके ऊपर इन घड़ियाली आंसुओं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। इधर इतना सब कुछ घर में हो गया, लेकिन उस समय दीनदयाल जी घर पर नहीं थे। वह किसी दोस्त से मिलने के लिए उसके घर गए थे। आप बिना पापा की मर्जी से कोई फैसला नहीं सुना सकती, क्योंकि यह घर पापा का है, सिर्फ आपका नहीं। अमन और कोमल अपनी दाल सुरेखा जी के आगे गलती हुई ना देखकर बोले, पापा की धमकी क्या देते हो? उनकी भी आंखों से कुछ छुपा नहीं है। सुरेखा जी ने लापरवाही से कहा। थोड़ी देर बाद दीनदयाल जी ने घर लौटने के बाद जब सारी स्थिति को देखा तो उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन अमन और कोमल उनके सामने जाकर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। लेकिन उनके ऊपर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि महसूस तो वह भी कहीं ना कहीं सुरेखा जी के अपमान को कर रहे थे और उन्होंने भी सुरेखा जी के फैसले को एकदम जायज़ ठहराया और अमन और कोमल को फिर से घर छोड़ने की हिदायत दे डाली। आखिरकार अमन और कोमल को वह घर छोड़ना ही पड़ा। सुरेखा जी ने रवि और स्वाति के साथ भी जाने के समय इनकार कर दिया। आज सुरेखा जी अपने आत्मसम्मान के लिए अपने फैसले पे अडिग थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।